पहला टेस्ट हुआ, 30 में से मेरे 1.5 मार्क्स आए। 30 में से 30 में से मेरा जो पूरा कॉन्फिडेंस है अंदर तक हिल गया। लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रिस्टोर किया। ये बात उन बच्चों के लिए जो घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, हाँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रिस्टोर करो। आपने ग्रो का नाम सुना होगा, हाँ ग्रो, ग्रो ललित केसरे, वो मेरे बैचमेट हैं। अच्छा ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज स्टार्ट करी है, तो वो लोग हमारे साथ पढ़े हैं, मतलब उन्होंने हमारे साथ समय गुजारा है वहाँ पे। देखो मैं आपको बताऊँ, आईआईटी के क्लासरूम से ज़्यादा लर्निंग मेरा मानना है कि आईआईटी के कॉरिडोर्स में होती है। आईआईटी में प्लेसमेंट वो कैसे काम करता है? जैसे कि अपन फ़िल्मों में देखे हैं कि कंपनी आ रही है और इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे बैठा के कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, सवाल हो रहा है, इंटरव्यू तो किस तरीके से सर वर्क करता है ये सर प्लेसमेंट वाला काम? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? स्वागत है आपका पॉडकास्ट के हमारे इस नए सेशन में। और आज के सेशन में बहुत ही स्पेशल मेहमान गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि सीएसएस सर हैं, जो कि करेंट टाइम में अभी रिलायबल इंस्टीट्यूट के एचओडी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं इस कोटा फील्ड में। आप सभी उनसे पढ़ भी रहे होंगे, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आज कंप्लीट उनके लाइफ जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ से सर ने शुरू किया और जो कि आज आप सभी के दिल पे छाए हुए हैं, तो क्या है उसका राज। तो आइए आप सर से सुनते हैं उनकी कहानी। सर कैसे हैं आप? हाई सेड, मैं ठीक हूँ एकदम। तो सर बेसिकली आज जो है यहाँ पे हमारे आपके बीच में ही बात होने वाली है, जो कि सारे बच्चे और जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं वो सुनेंगे कि क्या रही आपकी लाइफ की जर्नी, कहाँ से आपने शुरू किया। तो मैं जानना चाहूँगा सर, बचपन से लेकर अभी तक की आपकी कहानी, कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने करे हैं। प्लीज ओवर टू यू। सिड, बेसिकली मैं कोटा के पास एक बहुत छोटा सा गांव है, कैथून, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी पूरी जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम में हुई। 12th क्लास तक मैंने कैथून में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। और जब अपन 9th 10th में होते हैं छोटे गांव में, तो हम लोगों को कोई विज़न नहीं होता। और ख़ास तौर पे जैसे मेरी मदर जो है वो 5वीं पास थी और फादर 10th फेल थे। तो हमारे घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, वो दोनों जानते नहीं थे। लेकिन मेरे फादर जो थे वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो 9th 10th में जब छोटे 96 की बात बता रहा हूँ, तो तब राजस्थान बोर्ड में जो 9th और 10th का सिलेबस मिलके एक बोर्ड हुआ करता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास मुझे एक टारगेट दिखा कि मुझे सबसे पहले तो राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आना है। छोटा सा गांव था, वहाँ पर कोई ट्यूशन्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी। बहुत जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे उसी से हम लोग पढ़ते थे। तो उस समय क्या हुआ कि 10th क्लास में जो है मेरी राजस्थान बोर्ड में टॉप 10 में तो मेरिट नहीं आई, लेकिन मैं टॉप 20 में आ गया। अच्छा। तो वहाँ से मुझे गवर्नमेंट से अप्रिसिएशन मिला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मेरे पास लेटर आया। मुझे एक थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिली 300-400 रुपये की, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेटिंग लगी। और क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एक पत्रकार थे, संवाददाता थे, तो न्यूज़ रिपोर्टर थे। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी, बहुत हमारे ऐसे मतलब बहुत कह सकते हो कि पैसों की काफ़ी तंगी रहती थी। तो उस समय मेरे को ज़्यादा ना तो ट्यूशन के लिए पैसे अवेलेबल होते थे, ना मैं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं बायो लूँ या इंजीनियरिंग लूँ। तो मैंने मैथमेटिक्स लिया इंजीनियरिंग के लिए, और मेरे मन में था कि मैं आईएएस बनूँगा। फिर मैंने 12th की पढ़ाई भी वहीं से करी। कुछ पता नहीं था कि आईआईटी क्या होता है, क्या नहीं होता। 12th पास करी, 12th में फिर से मेरिट आई, अगेन टॉप 10 मिस कर गया, लेकिन टॉप 30 में था मैं। ठीक। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि राजस्थान पीटी एक एग्ज़ाम हुआ करता था। पहले के ज़माने में क्या होता था, आईआईटी को बहुत कम लोग जानते थे, ख़ास तौर पे गाँव के परिवेश में। और मेरे गाँव में कोई आईआईटीएन था नहीं, तो कोई जानता ही नहीं था कि आईआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईआईटी कुछ होता है क्या। पीटी जाना करते थे। पीटी का मतलब होता था प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। ऐसे ही पीएमटी हुआ करता था राजस्थान में। मैंने पीटी एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड विथ क्लास 12th। देन आई टूक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में पढ़ रहा था, तो किसी ने मुझे कहा कि यार तुम इतने इंटेलिजेंट हो, 85% के आसपास तुम्हारे मार्क्स हैं, तुम पहली बार में पीटी में सेलेक्ट हो गए, तुम आईआईटी की तैयारी क्यों नहीं करते। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। और उसमें एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वो उन सब बच्चों के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है जो किसी हार से या जो कोचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके मार्क्स से घबरा जाते हैं। 2 इंटरेस्टिंग किस्से हैं। पहली बात, जब मैंने बंसल क्लासेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आईआईटी की तैयारी के लिए, तो मैं फ़ेल हो गया। अच्छा, एंट्रेंस। एंट्रेंस में फ़ेल हो गया। ये मैंने सर अभी तक जितने लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है,
सबकी कहीं न कहीं हिस्ट्री बंसल क्लासेस से जुड़ी ही रही है। या कि वो एज़ अ टीचर रहे हैं या कि स्टूडेंट रहे हैं और इस पे काफ़ी चर्चा हुआ है कि बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता था। बहुत और टफ एंट्रेंस होता था और मैं फेल हो गया उसमें। जो सबसे पहला एंट्रेंस होता था जून के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हुँ, सेलेक्ट नहीं हुआ। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद मैंने वापस इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर दी कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन मैं साथ-साथ तैयारी करता था। मतलब आप समझो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। हुँ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड फेज़ में। एज़ अ रिपीटर मैंने आईआईटी की तैयारी शुरू करी और उसके बाद मेरी आईआईटी में रैंक आई 392। हुँ, 392 रैंक से मुझे कई जगह कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था। बट क्योंकि मेरी तबीयत उस समय ख़राब रहती थी, मुझे सर्दी से थोड़ी एलर्जी हुआ करती थी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बॉम्बे तेरे लिए ठीक है, इवन एटमॉस्फेयर रहेगा, तो फिर मैं आईआईटी बॉम्बे चला गया। आई टूक मैकेनिकल ओवर देयर। कितनी रैंक थी सर आपकी? ये 392 रैंक थी मेरी उस समय पे आईआईटी में। 392। यस। ये अच्छा, कौन से ईयर की बात है ये सर? 1999 की बात है। वाह! एक और बात बता रहा था मैं, वो मिस हो गई। जब मैं बंसल की बात बताना चाहोगे सर जब आप वहाँ पढ़ रहे थे तो वही कैसे? वही वही बात बता रहा हूँ। पहला टेस्ट हुआ मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और मेरे 1.5 नंबर आए 30 में से 1.5। मतलब मेरे को ऐसे बहुत तगड़े सपने देख रहा था कि मुझे आईआईटीएन बनना है। किसी ने मुझे कहा था आईआईटी में जाने का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लाइफ मतलब सेट है। स्टार्टअप कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगेगी। और लोगों ने कहा भी था कि साहब ये बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो ना देखो कोटा में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, आईआईटी तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास ऐसी जगह होता है। हाँ, तो मतलब आईआईटी का ऐसा जलवा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसे सपने लेकर के मैंने सेकंड टाइम बंसल क्लासेस में एंट्रेंस पास करके स्टार्ट किया साहब। और पहला टेस्ट हुआ, 30 में से मेरे 1.5 मार्क्स आए। 30 में से। 30 में से मेरा जो पूरा कॉन्फिडेंस है अंदर तक हिल गया। लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रीस्टोर किया। ये बात उन बच्चों के लिए जो घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, हाँ, कि आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रीस्टोर करो। और देन आई स्टार्टेड। ऑर्गेनिक वाज माय वीक पॉइंट एट दैट टाइम। और मेरे आईआईटी का जब पेपर हुआ ना, उस समय मेरे 200 में से लगभग 170 से 180 नंबर थे हुँ, केमिस्ट्री में। हुँ। लेटर ऑन दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। और बंसल में जब तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन वाले किस्से हैं। पूछो, मैं बताने को तैयार हूँ। लाइक जैसे कि आज तो आपने सर हज़ारों, लाखों बच्चों को पढ़ा दिया। तो जब आप पढ़ रहे थे, उस समय सर कॉम्पिटिशन कैसा था? जैसे कि उस समय क्लास में कितने बच्चे बैठा करते थे बंसल के टाइम में और टीचर्स कैसा पढ़ाते थे? टीचर्स तो खैर हर समय देखो, कोटा कोचिंग की खास बात है, टीचर्स हर समय बहुत मेहनत करते हैं। टीचर्स उस हमेशा ज़माने में सर कैसे टीचर्स? उस ज़माने में जो अब मुझे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो उनके सबके अपने-अपने कोचिंग्स हैं। जैसे श्री बंसल साहब ने तो मुझे मैथ्स पढ़ाई थी। हाँ, हाँ। उनके बैच में तो 17-18 बच्चे होते थे, वो टेबल पे पढ़ाया करते थे। अच्छा। और क्योंकि वो मतलब चल नहीं पाते थे, तो वो टेबल पे ही पढ़ाते थे। और वो वहीं पे हम सारे बच्चे झोंक होके उस टेबल पे पढ़ा करते थे। हुँ, और हुँ, बाकी जो बैचेस होते थे उसमें 50 से 60 की स्ट्रेंथ होती थी। हुँ, रेजोनेंस जिन्होंने स्थापित किया, आर के वर्मा सर, वो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे। हुँ, वाइब्रेंट नितिन जैन सर, उन्होंने मुझे 11th की फिजिक्स पढ़ाई वहाँ पे। हुँ, मतलब 2 पार्ट होते थे फिजिक्स में, 12th 11th, तो ये दोनों के अपने अपने कोचिंग्स हैं। उसके अलावा बीवी राव सर, उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई। तो ये सब जो उस समय के जो दिग्गज थे, जिनके आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे इन सब से पढ़ने का मौका मिला। और सब लोग बहुत मेहनत किया करते थे। मेरा जो बैच था सिड, जिसमें करीब 18-17 बच्चे थे, लगभग सारे बच्चे अंडर 500 रैंक में थे। अच्छा, और ये रिपीटर बैच था, आप अंडर सोचो। 500 अंडर 500 जेईई में? जेईई में। उस समय हमारे टोटल हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 208 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। लेकिन सारे बच्चे ऐसे थे कि मतलब क्योंकि उस समय बच्चों की संख्या भी कम होती थी। इतने बच्चे नहीं आते थे बैच के अंदर। कितने लोग उस समय सर फॉर्म भरा करते थे जेईई का? आज तो सर लाखों में। उस समय पर ये होता था कि देखो, उस समय भी लगभग 1% लोग जेईई सेलेक्ट तो होते। आईआईटी होता था सर उस समय। जेईई तो अलग होता था, आईआईटी एनआईटी के लिए अलग होता था और आईआईटी के लिए अलग अलग एनआईटी अलग। के लिए उस समय कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, एनआईटी अच्छा, होता ही नहीं था। उस अच्छा। समय हर स्टेट का अलग इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता था। हाँ, हाँ। जैसे राजस्थान पीईटी, एमपी पीईटी, है ना? महाराष्ट्र के लिए अलग एग्ज़ाम होता था। उसके अलावा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का अलग होता था। रुड़की, इवन जो आज रुड़की आईआईटी है, हाँ, हाँ। उसका अलग एग्ज़ाम होता था। मैंने एग्ज़ाम दिया था वो भी। हाँ, वो जिस तरीके से आईएसएम वगैरह का हुआ करता था। एग्ज़ैक्टली, आईएसएम का भी अलग से एग्ज़ाम होता था। हुँ, तो उस समय क्या है कि एग्ज़ाम्स बहुत सारे देने होते थे आपको, आपकी चॉइस के हिसाब से। हुँ, हुँ, तो मैंने रुड़की दिया था, आईआईटी दिया था, राजस्थान पीईटी दिया था। सेकंड टाइम भी दिया था मैंने राजस्थान पीईटी। हुँ। वॉव सर!
बंसल की जर्नी सर तो काफ़ी शानदार रही। उसके बाद का सर फिर क्या हुआ? फिर आईआईटी में गए फिर? मैं फिर आईआईटी में गया, तो ओह! आईआईटी में देखो सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है। इट वाज अ कंप्लीट ट्रांजिशन फॉर मी, हुँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं देखा था। अच्छा। अब जब आईआईटी का फर्स्ट ईयर होता है तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं कंप्यूटर साइंस, वैसे इकोनॉमिक्स। कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम था सर उसमें उस कंप्यूटर का? तो समय पर विंडोज़ 2000 हमको में? फोर्ट्रान 1995 लैंग्वेज सिखाई जाती थी, और उसके बाद विंडोज़ कौन सी। था सर? हाँ, विंडोज़ कौन-सा था सर? विंडोज़ तो आई थिंक 2000 90 98 होगा, 98। हाँ, 1998 ऐसे क्योंकि वैसे। 99 में मेरी एंट्री हुई थी आईआईटी बॉम्बे। हाँ, हाँ। तो एकदम बॉम्बे मुझे सपनों का शहर लगता था, हाँ, और आईआईटी एकदम कूल जगह होती थी। आईआईटी का जो टेम्परेचर होता है जनरली आईआईटी बॉम्बे का, वो बाहर से 2-4 डिग्री कम ही होता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर थोड़ा-सा क्या है, मुझे शुरुआत में बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री भी जो थी वहाँ की थोड़ी-सी मुझे टफ़र साइड पे लगी। तो पहला साल जो है ना, मेरे को बहुत हुँ, थोड़ा-सा हुँ। मुझे दिक्कत हुई पहला सेमेस्टर। हुँ, हुँ। फिर धीरे-धीरे मैं उस एटमॉस्फेयर से एक्वेंट हो गया, एंड आईआईटी की जर्नी मेरे लिए एकदम डिफरेंट जर्नी थी। जब मैं बॉम्बे गया, हुँ, तो वो नहीं होता गाँव में नीले कलर का बॉक्स होता है, नीला-काला कलर का, जिसमें लॉक लगाते हैं। हुँ, हुँ। वो वाला बॉक्स था मेरे पास सिर्फ़ एक, जिसमें 2 जोड़े कपड़े, 1 छाता, 1 आध जोड़ी चप्पल, और बिल्कुल सादा सिंपल एकदम मैं बॉम्बे पहुँचा, और आईआईटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा एटीट्यूड में चेंज, और इतने अच्छे-अच्छे दोस्त। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपने ग्रो का नाम सुना होगा, हाँ, ग्रो, ग्रो ललित केसरे, हाँ, वो मेरे बैचमेट हैं। अच्छा। ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ स्टार्ट करी है, तो वो लोग हमारे साथ पढ़े हैं, मतलब उन्होंने हमारे साथ समय गुज़ारा है वहाँ पे। तो सर हम ये ऐसा कह सकते हैं कि आईआईटी ऐसा इकोसिस्टम देता है, मतलब कि वैसा रिसोर्सेस आपको मिलता है, जिसके कारण है कि ग्रो करना आसान होता ग्रो है, करना आसान होता ऐसी है। आईआईटी अपॉर्चुनिटी। दरअसल आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, हाँ, व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स काइंड ऑफ कि आपके मन में कोई ख़्याल आ रहा है। जैसे मैं बताऊँ आपको, आज से 20 साल पहले भी आईआईटी के अंदर ई सेल हुआ करती थी। हुँ, ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो 20 वहाँ साल भी पहले। 20 साल पहले, अच्छा, और मैं उसका मेंबर था। तो उसमें क्या होता था, जैसे आज अपन देखते हैं ना स्टार्टअप, जैसे ओला कैब आईआईटी बॉम्बे का स्टार्टअप है। ऐसे न जाने कितने स्टार्टअप्स हर साल आईआईटीज़ में आते हैं, अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? वो ऐसे नहीं कि बच्चे में आइडिया आ गया उसने स्टार्ट कर दिया। हुँ, 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 वो हुँ, इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। हुँ, हमारे टाइम पे कॉम्पिटिशन हुआ करता था ई सेल में, कि आप अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करो, हुँ, और जो टॉप 2 या 3 आइडियाज़ होते थे उनके लिए फंडिंग होती थी। अच्छा, तो ये जो चल रहा है ना, जो स्टार्टअप का कल्चर अभी आज की तारीख में बहुत फेमस है, इसके बीज शुरुआत में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इन सब जगहों पे डले हैं। तो आईआईटी में सर कैसा, मतलब कि कैसे प्रोफ़ेसर कैसा पढ़ाते हैं, क्लासेस कैसा होता है? जो ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया बैग टाँग के जाना है, क्लास में पढ़ना है, जितनी देर की क्लासेस है, फिर उसके बाद छुट्टी, कैसा रहता है सर आईआईटी में? क्लासेस आईआईटी वगैरह कैसा रहता है? आईआईटी का जो करिकुलम होता है थोड़ा टफ होता है, हाँ, क्योंकि लैब के साथ-साथ आपको 3 या 4 लेक्चर अटेंड तो करने पड़ते हैं। हुँ, हुँ, तो ये मान के चलिए 7-8 घंटे की रिगरस आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें मोस्टली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है। हुँ, 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 लेकिन उसके अलावा जो बाकी सिस्टम है ना, वो इतना कूल है हुँ, कि आपको वो अखरता नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ों में फ़र्क है। जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, हुँ, उनको पता नहीं होता वो आईआईटी में जाएँगे, नहीं जाएँगे, हुँ, हुँ, या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो उनको पता नहीं होता वो कॉलेज में जाएँगे, नहीं जाएँगे, तो वो तनाव में रहते हैं। हुँ, लेकिन जो बच्चे आईआईटी में होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, उनको पता है कि हम कॉलेज में आ ही चुके हैं। हाँ, अब यहाँ से अपने को पास आउट होना ही होगा। तो उसमें क्या होता है, वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो कम होता है। तो इवन यहाँ से ज़्यादा आप काम करते हो वहाँ पे, फिर भी हुँ, आपको थकान नहीं होती। क्योंकि जो बाकी समय होता है फिर वो आपका दोस्तों के साथ गुज़रता है, लर्निंग। देखो मैं आपको बताऊँ, आईआईटी के क्लासरूम से ज़्यादा लर्निंग मेरा मानना है कि आईआईटी के कॉरिडोर्स में होती है। कॉरिडोर्स में, कैसे? कॉरिडोर्स में जब आप दोस्तों के साथ वॉक करते हो, दोस्तों से बात करते हो, जब आप लोगों के व्यूज़ को सुनते हो, जब आप लोगों को देखते हो वो क्या कर रहा है। जैसे आप अपने सीनियर्स को देखते हो कि वो किन-किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, हुँ, स्टार्टअप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। आप अचानक से आप खबर सुनते हो कि हमारी विंग का एक स्टूडेंट था, उसने कंपनी स्टार्ट करी, आज उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ है। इस तरह की खबरें आपको बहुत नॉर्मल मिलेगी आईआईटीज़ के अंदर, कि अब कल तो देखा ही था यार इसको, ये तो नॉर्मल ही था, लेकिन उसने स्टार्टअप कर रखा है कहीं न कहीं, और वो उसकी वैल्यूएशन आज इतनी आ गई। हमारे साथ हुआ, हमारे हॉस्टल में हुआ था ऐसा। तो वही एक कहावत नहीं है सर कि जिस माहौल में अपन रहते हैं, अपन वैसे ही ढल जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो रात-दिन अगर हम वैसा देख रहे हैं, वैसा कल्चर देख रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो स्पिरिट डेवलप होगा। डेवलप हो जाता है। हुँ।
सही बात है सर। सर उसके बाद फिर कैसा रहा सर आपने एकेडमिक्स पार्ट कैसा रहा सर आपका आईआईटी में? आईआईटी में मेरा एकेडमिक शुरू में तो बहुत अच्छा नहीं था, हुँ, हुँ। क्योंकि वही लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर बहुत अच्छा रहा मेरा एकेडमिक्स, हुँ, हुँ। और मेरी परसेंटेज अच्छी थी। उसके बाद मैंने आईआईटी पास किया। तो उस आई समय सर कैसा होता था सीजीपीए सिस्टम? सीजीपीआई था मेरा। अच्छा। तो मेरा सीजीपीआई लास्ट सेमेस्टर में तो 10 था, हुँ, हुँ। है ना? उसके बस खाली फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा डाउन था, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में फिर 9, 10 इस तरह की मेरी सीजीपीआई रही, प्रोजेक्ट्स वगैरह में। फिर उसके बाद प्लेसमेंट के लिए सर प्लेसमेंट हो गया मेरा। आईआईटी में सर कहाँ कैसा प्लेसमेंट हुआ फिर? आईटी मेरा अच्छा प्लेसमेंट था। अतुल केमिकल्स एक केमिकल कंपनी थी, उसमें मेरा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी प्लेसमेंट हुआ था। बट मेरे को आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी उस समय पे, और थोड़ा मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता, आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो मैं थोड़ा सा कुछ समय उनके साथ देना चाह रहा था, इसलिए मैं कोटा आ गया। And सर यहाँ पे ना एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा जो मेरे को काफ़ी मतलब क्यूरियोसिटी है मेरे मन में कि जो आईआईटी में प्लेसमेंट है वो कैसे काम करता है? जैसे कि अपन फ़िल्मों में देखें कि कंपनी आ रही है और इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे बैठा के कैंडिडेट्स से पूछ रहे हैं, सवाल हो रहा है, इंटरव्यू मतलब किस तरीके से सर वर्क करता है ये सर प्लेसमेंट वाला काम? ओके, देखो इसमें क्या होता है कि हमारा एक पोर्टल होता है हुँ, आईआईटीज़ के अंदर, कॉलेजेस में। उस पोर्टल में आपको आप शुरुआत में आपका रिज्यूमे भरना होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, ठीक है? उसके बाद कंपनीज़ आती हैं। हमारे टाइम का जो बता रहा हूँ, कि मान लीजिए पता चला कि कंपनीज़ आई है, सपोज़ करो इन्फोसिस आई है, हुँ, हुँ, तो आपको उसमें अप्लाई करना होता है। मतलब उस पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई होने के बाद उन कंपनीज़ के सबके कुछ न कुछ एक होता है कि प्री रिक्विज़िट्स होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे सीजीपीआई जो है 8 के ऊपर चाहिए। हुँ, तो वो सारे लोग जो 8 के नीचे हैं, बाई चांस अगर उन्होंने अप्लाई कर भी दिया, तो उनको रिजेक्ट मार दिया जाएगा। उसके बाद उसका एक इनिशियल जो है एक पेपर होता है। कुछ कंपनीज़ पेपर लेती है, कुछ नहीं भी लेती। हुँ, तो वो क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं आपका। हुँ, हुँ, उस टेस्ट के बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। हुँ, शॉर्टलिस्ट करने के बाद कुछ-कुछ कंपनीज़ एक आध टेस्ट और लेती है, हुँ, मल्टीपल टेस्ट लेती है। कुछ कंपनीज़ एक टेस्ट में शॉर्टलिस्ट कर देती है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, वैसा ही जैसा मूवीज़ में होता है। हुँ, जैसा आपने थ्री इडियट्स में देखा था, हाँ, हाँ। बिल्कुल वैसा इंटरव्यू होता है। मेरा वैसा इंटरव्यू हुआ था। क्या क्या पूछते हैं सर प्लेसमेंट के इंटरव्यू में? जनरली पहला क्वेश्चन जो मैंने जितनी भी कंपनीज़ में बैठा हूँ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अच्छा। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन एंड दे हैव ऑल योर डिटेल्स। तो फिर आप किस कॉन्फिडेंस में उनसे बात कर रहे हो। देखो, मैंने ऐसा देखा है कि एक बंदा जिसकी सीजीपीए 6 है और एक बंदा जिसकी सीजीपीए 8.5 है, 6 वाले की 8.5 से अच्छी जॉब लग गई, बिकॉज ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव। हुँ, कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं तो उनको बहुत सारा लिवरेज मिलता है। कोई बच्चे जैसे आईटी के अंदर इंटरनल, जैसे जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, हाँ, हॉस्टल हाँ। सेक्रेटरी हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छे होते हैं, उनको थोड़ा सा लिवरेज मिलता है वहाँ पे हुँ, जॉब के अंदर, क्योंकि वो दिखता भी है उनका कॉन्फिडेंस। हुँ। अच्छा सर क्या आईटी से पास होने के बाद आज भी कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि जो एलुमनाई एलुमनाई नेटवर्क कैसा है मतलब कि आईटी बहुत में? शानदार अनमैन नेटवर्क है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। हुँ, हुँ। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपका जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो बहुत तगड़ा होता है। जैसे एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आता है। जब मेरी पहली जॉब लगी थी अतुल केमिकल्स में, तो जब मैं वहाँ जा रहा था तो बड़ा अजीब लग रहा था। हम 3 या 4 जनों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। 4 में से पहला बंदा तो पहले दिन ही छोड़ के चला गया, एक तो। हुँ, हुँ। एक वीक बाद छोड़ गया। हम 2-3 जने 2 रह गए। तो मेरे को ये जान के अच्छा लगा कि जो मेरा फैक्ट्री था जिसमें मेरी जॉब लगी थी, उसमें जो मेरा सीनियर था, जस्ट मेरा जो सीनियर था जिसको मुझे रिपोर्ट करना था, वो भी आईटी बॉम्बे से था, हुँ, हुँ, 2 साल सीनियर। हुँ। और जो कंपनी का जनरल मैनेजर थे, वो 10 साल सीनियर थे। अच्छा। और जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आईटी मद्रास से थे। तो हमारा यूँ मान के चलो कि जाते ही एक लिंक हो गया, बिकॉज़ आई वाज़ फ्रॉम आईटी बॉम्बे, माय सीनियर वाज़ फ्रॉम आईटी बॉम्बे, देन जनरल मैनेजर वाज़ आल्सो फ्रॉम आईटी बॉम्बे, एंड कहीं न कहीं आईआईटियंस का आपस में जो लिंक होता है, उसका आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे कोटा में भी एक पैन आईआईटी का ग्रुप है, अच्छा। जहाँ पे सारी आईआईटीज़ के जितने भी लोग हैं, वो चाहे कहीं भी काम कर रहे हों, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, बट दे हैव अ कॉमन प्लेटफ़ॉर्म टू मीट, टू हुँ। डिस्कस। तो कोटा में पैन आईआईटी का ग्रुप है, कभी भी उनके कई बार इवेंट्स होते हैं। डेफ़िनेटली अगर अब की बार होगा तो मैं आपको इनवाइट करूँगा उस इवेंट में। बिल्कुल सर। सर एक सवाल और बच्चों के लिए ही है। हुँ, जैसे कि आईआईटीज़ में जाने के बाद भी फ़ी लगता है।
जैसे कि सर अभी कितनी फ़ी हुई है आईआईटी की पर सेमेस्टर? देखो हमारे टाइम पे 14,000 थी। हाँ, अभी मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर शायद 40-50 हज़ार के आसपास होनी चाहिए, पर ज़्यादा ही है फीस मतलब। ठीक है। तो अगर हम मान लें तो साल का 1 लाख रुपए अगर हम मान लें फ़ी है हाँ, आईआईटी में, खाने पीने का मिला के 1.5 लाख के आसपास मान डेढ़ लो। लाख के आसपास। तो जो जैसे फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं, जैसे अपन कहानियाँ सुनते हैं कि यार ये गाँव से पढ़ के आईआईटी क्रैक कर गया, तो वो अपना कैसे सर फ़ी कैसे फिर कैसे पे करते हैं आईआईटी में जाके? कोई आईआईटी सपोर्ट में मिलता है? बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप होती है, मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप, हुँ, एमसीएम स्कॉलरशिप कहलाती है। उस स्कॉलरशिप में आपकी फ़ीस जो है ना, जैसे मेरी फ़ीस थी 14,250, हुँ, तो वो सिर्फ़ ₹250 लगती थी उस समय। हुँ, हुँ। अच्छा। आपके पेरेंट्स की इनकम अगर एक लेवल से कम है, हुँ, हुँ, तो और उसके अलावा कैटेगरी के जो बच्चे हैं, हुँ, हुँ। उन बच्चों की फ़ीस इतनी माफ़ हो जाती है कि वो 1 डेढ़ लाख रुपए की फ़ीस मेरे ख्याल से हार्डली ₹25,000 रह जाती है। अच्छा। तो वो सारी जो ट्यूशन फ़ी होती है ना, सारी माफ़ कर देते हैं। हुँ, उसके अलावा आपको मेस के लिए पैसा मिलता है। उसके हुँ। अलावा आपको हाथ खर्च के लिए अलग पैसा मिलता है। तो एक तो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप हर इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और हर ऐसा नहीं है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में है। ये हर उस कॉलेज में है जो गवर्नमेंट से जुड़ा हो, गवर्नमेंट के सभी कॉलेजेस में है। हुँ, हुँ। तो उसको कतई चिंता नहीं करनी कॉलेज में जाने के तो बाद। मतलब कि ये मान लें कि जो भी फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं, बस उन्हें मेहनत बस करके मेहनत करके वहाँ तक क्रैक पहुँचना कर है। लेना है। और ये तो एक स्कॉलरशिप है, ऐसी न जाने कितनी स्कॉलरशिप है। हुँ, जैसे एक आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है, वो मेरिट बेस्ड होती है। हुँ, हुँ, वो भी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप होती है, उसमें भी लगभग पूरा ट्यूशन फ़ी आपका माफ़ हो जाता है। उसके अलावा जो आपके कॉलेज के सीनियर्स होते हैं, एलुमनीज़ होते हैं, वो देते हैं। जैसे किसी ने 2 बच्चों को कर दिया, किसी ने 1 बच्चे को कर दिया, तो उनका चलता है वैसे। और बैंक की तरफ से भी अगर कुछ लोन लेना चाहे तो? बैंक लोन भी अवेलेबल हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि आईआईटी जैसे कॉलेजेस के लिए बैंक लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अच्छा। फाइनेंशियली वीक हो, यू डोंट नीड एनीथिंग। हुँ। सर मुझे लगता है कि ये जो पार्ट रहेगा इस सेशन का बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। मैं इससे जुड़ा हुआ एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ, हुँ, शिट। मैं जो है मतलब जैसे कि मैंने बताया, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। अब हुँ, उस समय क्या मैं आईआईटी में पहुँच गया, हुँ, और मेरे पिताजी मैंने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हुँ, मतलब मैं आपको उसमें एक चीज़ और बताता हूँ, इवन मेरे पास अलार्म क्लॉक भी नहीं थी। हुँ, हुँ, तो जब 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे, तो मेरी मदर को बहुत परेशानी होती थी मुझे उठाने में। हुँ, मैं 3 बजे उठ के पढ़ता था, तो बेचारी वो रात भर नहीं सोती थी। तो अब अलार्म क्लॉक कहाँ से लेके आएँ? हुँ, तो हम लोग है ना, मतलब मैं और मेरा एक कज़िन जो है, जब फसल कटती है सोयाबीन की, तो उसमें सोयाबीन की फलियाँ नीचे गिर जाती है कुछ-कुछ। हुँ, तो रात को पूरी रात थैला लेके सोयाबीन के खेत में हम लोग फलियाँ उठाने गए। हुँ, फलियाँ इकट्ठी करी हम लोग, उनको सुखाया। हुँ। सुखाने के बाद जो उसमें से बीन्स निकले, सोयाबीन निकली, उनको बेचा, उससे ₹70 आए। उन ₹70 से हमने अलार्म क्लॉक खरीदी, और उसके बाद फिर उसको यूज़ करा, और वो आईआईटी तक मेरे साथ थी। आज भी है आपके पास? आज भी वो क्लॉक पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा, अब चलती नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मेरी याद है। इमोशंस जुड़े होंगे उससे। इमोशंस जुड़े हैं। अब वही उसी को जोड़ रहा हूँ। अब ये स्थिति थी मेरी, और इस स्थिति में आप सोचो, जिस आदमी के पास ₹70 नहीं है हुँ, अलार्म क्लॉक खरीदने के, वो आदमी जो है आईआईटी पहुँच जाता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि यहाँ स्कॉलरशिप है। क्यों? क्योंकि वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मेल्स वगैरह आई थी कि जिसको भी अप्लाई करना है एमसीएम स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगे, लेकिन मैंने पढ़ना भूल गया था। अब पहले साल के दोनों सेमेस्टर्स की फीस मेरे पिताजी ने उधार लेकर के जमा कराई, जो हुँ, कि उनके लिए बहुत कठिन था। मतलब उस ज़माने में 28 हज जो ₹100, जिसके पास दिक्कत हो रही है ₹100 एक्स्ट्रा निकालने में, आप सोचो ₹28,000 कैसे जमा करे होंगे उन्होंने। हुँ। बंसल साहब ने तो मेरी फीस माफ़ करी थी अच्छा, कोचिंग में। हाँ, ही डिड क्यों? नॉट टेक, क्योंकि थे नहीं हम लोग फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग कि फीस दे पाते। फ़ी माफ़ कर दी? फीस माफ़ कर दी थी कोचिंग में उन्होंने, मेरे से हार्डली 2-4 हज़ार रुपए लिए होंगे। अच्छा। उस समय उनकी फ़ीस जो भी थी, उसमें दे नहीं पा रहे थे हम लोग। तो मैं राजस्थान बोर्ड का अच्छा स्टूडेंट था। हुँ, हुँ, मैंने जाके रिक्वेस्ट करी, तो सर ने कहा कि तुम पढ़ो बस बेटा। हुँ, उस ज़माने में भी कोटा कोचिंग में ये चीज़ हुआ करती थी। ख़ैर, अब मैं आता हूँ उस पे। तो फर्स्ट ईयर की साहब दोनों सेमेस्टर की फ़ीस मेरे पिताजी ने दे दी। अब सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ, थर्ड सेमेस्टर, तो मेरा एक दोस्त था, वो जा रहा था एकेड सेक्शन। मैंने कहा क्या लेने जा रहा है? उसने कहा यार स्कॉलरशिप मिल रही है, उसका फॉर्म जमा करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी स्कॉलरशिप? हुँ, उसने कहा ये एमसीएम स्कॉलरशिप। मैंने कहा यार मेरे को तो मिली नहीं, कि तूने अप्लाई कहाँ किया? सेड यू वोंट बिलीव, आई अप्लाइड फॉर दैट स्कॉलरशिप,
और आईआईटी वालों ने मुझे वो जो 2 पिछले सेमेस्टर की फीस थी वो भी वापस करी। अच्छा, जस्ट बिकॉज कि अवेयरनेस नहीं था, हिंदी नहीं था, माध्यम के स्टूडेंट मुझे थे। आप 3rd सेमेस्टर की फीस तो माफ हुई सही, और पिछले 2 सेमेस्टर की फीस मुझे रिफंड की गई, जिससे मैंने उस टाइम पे कंप्यूटर खरीदा। वाह सर, ग्रेट। पता है एकदम मतलब वो ऐसा मोमेंट था कि मैंने जब पेरेंट्स को बताया उनकी आंखों में आंसू आ गए। ग्रेट सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सर चल रही है पॉडकास्ट ये। तो सर उसके बाद फिर जब यहाँ पे कोटा आ गए, उसके बाद क्या हुआ जब यहाँ पे जॉब करने लगे कंपनी में? कोटा में सिर्फ शुरुआत में तो मुझे जॉब ही नहीं मिली, अच्छा। क्योंकि उस समय कोटा कोचिंग जो इंडस्ट्री थी 2004-5 की बात बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड थी। तो उस समय मैंने हर कोचिंग में अप्लाई किया, लेकिन टीचर्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती थी। तो सर वो फिर फैक्ट्री से कैसे सर, जैसे जो लग गया था आपका, कौन से कंपनी में लगी थी जो आपकी? अतुल केमिकल्स में लगा अतुल था। केमिकल्स में जॉब लगने के बाद फिर उसे छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया? उससे मैंने छोड़ा तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ सब कोचिंग्स में अप्लाई कर रखा था, जितने भी क्यों 3 छोड़ा 4। सर उसे? वो क्योंकि मेरे पेरेंट्स का इकलौता सन था, और मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा। और मुझे लग रहा था कि थोड़े दिन इनके साथ रहूँगा, सेवा करूँगा, और आईएएस की तैयारी भी कर लूँगा, तो दोनों काम हो जाएंगे, मॉम डैड के साथ भी रह लूँगा और आईएएस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो फिर मैंने क्या सब जगह अप्लाई कर रखा था, लेकिन उस समय इतना बड़ा कोटा का सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो जैसे किसी को 4 टीचर की ज़रूरत है, किसी को 5 की ज़रूरत है, तो मेरे को कहीं जॉब मिल नहीं रही थी कोटा में उस समय। अच्छा। तो मुझे एक दिन अचानक शाम को प्रमोद माहेश्वर जी का कॉल आया कि तुम पढ़ाना आना चाहते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि कल से ही क्लास लेनी है। मतलब रात को सोचो मैं गुजरात में हूँ, वलसाड़ में, शाम को सर का कॉल आता है कि कल सुबह तुम्हें क्लास लेनी है, अगर कर सको तो आ जाओ, नहीं तो हम किसी और को देखेंगे। तो मैंने उस समय वहाँ पे लीव अप्लाई करी, और रातों रात ट्रेन में बैठ करके मैं कोटा आ गया, और नेक्स्ट डे मैंने कोटा के अंदर कैरियर पॉइंट में पहली क्लास ली। उस समय करियर पॉइंट कहाँ चलती थी सर? उस समय चला करती थी उधर दादाबाड़ी, मतलब शक्ति नगर एरिया में चला करती शक्ति थी। नगर, जहाँ सर का रेजिडेंस है। जहाँ सर का रेजिडेंस है, चंबल के किनारे, चंबल गार्डन के पास एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ पे अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, वहाँ उस बिल्डिंग में मैंने मेरी पहली क्लास ली थी। उसके बाद मैंने वहाँ काम किया थोड़े टाइम, लगभग एक सेशन मैंने वहाँ काम किया, और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या बच्चों की संख्या उस समय मुझे लग रहा था कि भाई मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे रेजोनेंस से एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने फिर उनको नोटिस दिया 3 महीने का, और उसके बाद फिर मैंने रेजोनेंस ज्वाइन किया। रेजोनेंस मैंने ज्वाइन किया होगा 2005 के आसपास। तब से लेकर के 2020 तक मैं वहीं रहा। मैंने हाँ, मैंने 15 वहाँ साल तक। 15 साल तक एक इंस्टीट्यूट में काम किया। वहाँ मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी। काफ़ी सालों तक मैंने जब वहाँ काम किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। उस दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनकी अंडर 10 में रैंक आई, अंडर 5 में रैंक आई। और रेजिडेंस की सर शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से। तो शुरू से ही आप जुड़े? शुरू से लगभग। अच्छा। रेजोनेंस की शुरुआत तो पहले हुई थी, लेकिन मैं 2005 में उनसे जुड़ा था। ओके। तो 1 साल लगभग कैरियर पॉइंट में रहा, साल से थोड़ा सा कम मान लो, और उसके बाद फिर मैं रेजोनेंस आ गया। फिर मैंने लगभग 15 साल एक ही जगह काम किया। फिर 2020 में हम लोगों ने रिलायबल जो है उसको स्टार्ट किया एक तरह से, जिसमें हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन एलन का सपोर्ट रहा। तो ये एलन की एक यूनिट है जिसमें मैं इस समय काम कर रहा हूँ, रिलायबल इंस्टीट्यूट। तो 2020 से 8 फरवरी 2020 से लेकर के अब तक मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। सर एक सवाल बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, कई बार बच्चे, कि डिफरेंस क्या है, एलन और रिलायबल किस में जाए? कोई डिफरेंस नहीं है। देखो सब देखो पढ़ाने का तो तरीका एक है, मटेरियल वही है, लेकिन थोड़ा सा पेडागोगी में डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। तो वो तो पढ़ के ही पता चलता है, और उसको मैं डिफरेंशिएट कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। राइट। तो फिर अभी सर कैसी चल रही है सर, अब आज के समय में सर रिलायबल में कैसा चल रहा है सब, आप कैसे? अभी ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और इस बार हमें उम्मीद है कि अंडर 100 में और अच्छी रैंक्स देंगे। अभी जो हमारा आरएमओ का रिजल्ट आया था उसमें भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। और अभी और एडमिशन्स, अभी नए एडमिशन्स स्टार्ट किए हैं, तो जो नए बच्चे हैं, अभी 11th का जो बैच है वो बहुत अच्छा है, और जो 12th इस साल आईआईटी देगा वो भी अच्छा है। सर तो रिलायबल की शुरुआत करी आप लोगों ने, तो जो भी टीचर्स वगैरह आप हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो भी पढ़ाया, जो भी रिजल्ट वगैरह आया,
तो उसके हिसाब से सर अभी की तैयारी कैसी है सर, मतलब लाइक कैसा लगता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है, कितना मयंक मोटवानी का जैसे कि सर रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ था, कोई ऐसा रिजल्ट लाने वाले हैं अभी के समय में? देखो उम्मीद तो है, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा। मेरा ये मानना है कि जब हो जाएगा, मतलब काम खामोशी से करते हैं, काम का जो रिज़ल्ट है वो अपने आप बोलेगा। हम्म। तो उम्मीद तो है इस बार अंडर 100 में कुछ बच्चों के आने की। थोड़ा सा सर मैं फैकल्टी सिस्टम के बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आप काफ़ी साल एक्सपीरियंस फैकल्टी हो यहाँ पे, कि एक बच बच्चे को क्या देखना चाहिए? जैसे कि जब बच्चा आता है तो फैकल्टी, 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 मतलब कि फैकल्टी कैसा सर होता है समय के साथ? कितना एक्सपीरियंस होता है? मतलब कि फैकल्टी ग्रूमिंग सर कैसे होती है समय के साथ? जो एक्सपीरियंस फैकल्टी जिन्हें कहा जाता है वो हुँ। कैसे एक्सपीरियंस्ड होता है सर? मेरा ये मानना है कि पहले 3 साल तो फैकल्टी कोई भी टीचर जब कोटा सिस्टम में आता है उसकी लर्निंग होती है, क्योंकि हुँ, हुँ। इवन आप आईआईटीएन हो, आपकी इवन 100 में भी रैंक है, 50 में भी रैंक है, तो भी जब आप पढ़ाने लगते हो ना, तो आपको बहुत सारी डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, हुँ। वो रैंक से नहीं आती है, आपकी रैंक भले 50 भी होगी ना तो भी नहीं आएगी वो डेप्थ। तो पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। आप कैसे किसी चीज़ को बच्चे के सामने रिप्रेज़ेंट करोगे, और आपके सामने हेटेरोजीनियस बच्चा बैठा होता है रूम में। हुँ, हुँ। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, एक बच्चे की कैप्चर थोड़ी जल्दी हो जाती है, ग्रास्पिंग अच्छी होती है, एक की अच्छी नहीं होती। तो एज़ अ टीचर आपको सबका ख़्याल रखना सीखना होता है। तो 3 साल हुँ, हुँ। लगभग लगते हैं एक टीचर को तैयार होने में, कोटा सिस्टम में। और कोटा की एक अच्छी बात ये है कि जब कोटा में कोई टीचर पढ़ाता है, तो वहाँ पर पूरे देश का बच्चा होता है। पूरा देश रिप्रेज़ेंट करता है, वो एक कमरा जो है, पूरे देश रिप्रेज़ेंट करता है वो। तो वहाँ पे आपको कोई बच्चा बिहार का मिलेगा, कोई आपको यूपी का मिलेगा, कोई आपको राजस्थान का, मध्य प्रदेश का मिलेगा। और वो सारे बच्चे अलग-अलग टीचर्स से, हुँ, हुँ। अलग-अलग लेवल्स पे पढ़ाई करके आते हैं। वैसे रिपीटर्स बच्चों को जब खास तौर पे पढ़ाया जाता है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त अनुभव होता है, क्योंकि रिपीटर बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है। हुँ, हुँ। तो जब आप पढ़ा रहे होते हो, आप कोई क्वेश्चन करा रहे होते हो, तो कोई बच्चा कहता है सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसके टीचर से सीखा होता है। हर टीचर कुछ ना कुछ सिखा के भेजता है। तो एक गजब की लर्निंग होती है। और अगर किसी टीचर ने कोटा में 4 या 5 साल काम कर लिया, तो फिर वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। नंबर 1 वो खुद सीख रहा है, नंबर 2 बच्चे उसको सिखा रहे हैं, हुँ। नंबर 3 वो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर उसकी जो आसपास के टीममेट्स हैं, उनकी नॉलेज लेवल बहुत अच्छी है। एक सवाल सर मैं हर टीचर से पूछता हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा। क्या आपको कभी ऐसा कोई बच्चा मिला है जो आपको लगे कि यार ये ना मेरे से भी तेज़ है? बहुत मिले हैं, बहुत बच्चे मिले हैं। मुझे तो देखो मेरे हिसाब से हर बच्चे को मैं अपने आप से तो तेज़ मान ही लेता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। तो ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोज़र उतना नहीं था सेट। हम लोग जैसे पढ़ते थे, तो एक तो बुक्स वगैरह की हमारे पास अवेलेबिलिटी कम होती थी। राजस्थान बोर्ड की बुक्स ही हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर जैसे कोटा कोचिंग के लिए आए तो इंग्लिश में बुक हुआ करती थी। हुँ। हमें बहुत तकलीफ होती थी। आजकल के बच्चों के पास बहुत एक्सपोज़र है। वो लोग गूगल कर लेते हैं, उन लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज सिस्टम अवेलेबल हैं। हुँ। तो मेरे हिसाब से तो हर बच्चा जो भी कोटा में तैयारी करने आ रहा है, मेरे से तो तेज़ लगता ही है। हुँ। तो सर कोई ऐसे बच्चे की कहानी सुनानी चाहेंगे? जैसे कि मैंने ऐसा सुना है एक जगह इंटरव्यू में कि कोटा फैक्ट्री में वो जो जीतू भैया हैं, हुँ, वो हुँ। शायद आपका नाम ले रहे थे कि आप शायद पढ़ाए हैं उनको, हाँ, जीतू मेरे से पढ़ा हुआ है। पढ़ाए हैं आप उनको। हाँ। तो आपको कुछ यादें हैं? मतलब उनके बारे में आपको याद है क्लास में कैसे स्टूडेंट थे वो? हाँ, क्या वो था? बहुत शाई नेचर का बच्चा था। और अच्छा, वो जो है जनरली क्या, वो जैसे ही मैं निकलता मेरी खूब मिमिक्री किया करता था। अच्छा। इनफैक्ट अभी जब वो उसकी जो एक सीज़न आया था, तो उसने कोटा जब वो आया था, हाँ, हाँ। मोस्टली कोटा जब आता था हर बार मुझसे मिलता ही है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही स्नेह रखता है। हाँ, तो हाँ। उसने मुझे बताया था कि सर मैं जनरली ना आपकी मिमिक्री क्या करता था, आप क्लास में कैसे एंटर कर रहे हो, कैसे हाँ, बाहर निकल रहे हो। वो लगभग सब टीचर्स की मिमिक्री करता था। अच्छा। तो जो जीतू है, उसके साथ एक थोड़ी-सी याद जुड़ी हुई मुझे। वो बीमार हो गया था एक बार बहुत, अच्छा। तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कोटा में जब वो था। हुँ। तो वो काफ़ी डिप्रेशन में था कि मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। हुँ, हुँ। तो फिर उसकी मदर वग़ैरह आई थी उस समय, मुझे हल्का-हल्का से याद है मेरे से मिले थे। मैंने उनको कहा था आप चिंता मत करो, हुँ, हुँ। आप कोशिश करो, है ना? हम तुम्हारे साथ हैं। हमने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया था। हुँ, हुँ। और फाइनली फिर 2008 में जीतू आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था, हुँ, हुँ। खड़गपुर गया था पढ़ने के लिए।
तो कब आपको पता चला कि यार ये तो मेरा स्टूडेंट है, या कैसे कनेक्ट हुए सर बाद वो में? खुद ही कोटा जब शूटिंग के लिए आया हुआ था, तो हाँ, हाँ। मेरे एक और स्टूडेंट जो उसके बैच में था, उसने बताया कि ये आपके स्टूडेंट है, तो वो एक्चुअली मिलने आया था। हुँ, तब हुँ। मुझे पता चला, तब मुझे पता भी नहीं था कि ये इस तरह का एक्टर है, और मैं उस समय वो टीवी सीरीज़ में नहीं था, उस समय वो यूट्यूब वगैरह पे जो टीवीएफ आता था, हाँ, हाँ, हाँ। वो ज़्यादा चलता था, तो मुझे हाँ। पता भी नहीं था कि इस तरह से। फिर मैंने गूगल किया, फिर देखा, तो उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। हुँ, हुँ। तो फिर उसने मुझे फिर बताया, उसने कहा कि सर मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, आप लोगों से बहुत डर लगता था, एक्चुअली आउट ऑफ रेस्पेक्ट होता है वो। तो फिर जब वो मिला और फिर हम लोग बैठे, बातें-चीतें करी, तो फिर वो सारी चीज़ें याद आती गईं। और फिर अब तो ऐसी सिचुएशन है कि जनरली हम लोग मिल ही लेते हैं, मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मैं मिल लेता हूँ। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बता रहे थे आपके बारे में कि जैसे आप क्लास में एक बार पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने के बाद आपने कुछ ऐसे नाम लिखे कि यार देखो ये सब आईआईटियंस नहीं है, पूरे नहीं, नहीं, ऐसा सरप्रान नहीं है। था वो। क्या था? दरअसल क्या था कि देखो, कोटा कोचिंग सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा-सा प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर। हाँ। वो किसी भी जगह रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा सिलेबस बहुत कम समय में करना होता है, और आईआईटी की सीट्स होती है लिमिटेड, तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है थोड़ा-सा। देखता है कि यार इतने 10,000 बच्चों को सेलेक्ट होना है मान लो, हुँ, और अपीयर कितने हो रहे हैं, 2 लाख बच्चे। हुँ, तो वो जो बात बता रहे थे जीतू भैया आपके, हुँ, वो दरअसल वो वाली बात बता रहे थे कि लास्ट वाली क्लास थी। हुँ, बच्चे काफ़ी टेंस थे कि यार अब लास्ट क्लास हो गई, अब आईआईटी का एग्ज़ाम ही होने वाला है। हुँ, जाने वाले थे बच्चे। तो मैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने लास्ट वाली क्लास में बोर्ड पे जाके 8-10 नाम लिखे। हुँ, वो 8-10 नाम जो थे, वो नामों में से कोई भी आईआईटियन नहीं था, और वो सब हाइली सक्सेसफुल थे। हुँ, तो मोटिव ये था कि उन बच्चों को थोड़ा-सा लाइट कर देना दिमाग से, हुँ, कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज़ नॉट एन आईआईटियन, हुँ, एंड एवरी आईआईटियन इज़ नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। तो उस उन्होंने बोला भी, उनको मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ कि उनको अभी तक वो वाला इंसिडेंस याद है हुँ। कि सर ने ऐसा लिखा था। तो वो बता रहे थे कि उसके बाद उनका माइंड एकदम लाइट हो गया, एंड उसके बाद उन्होंने अच्छे से जाके आईआईटी एग्ज़ाम दिया, और परिणाम आपके सामने है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, और आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस कि आप रिलायबल को और ग्रो करवाएँ थैंक यू और वेरी बच्चे मच। को आईआईटियन बनवाएँ, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो कि टाइम कम पड़ जाता है, ऑलरेडी भी लंबा हो जाता है पॉडकास्ट, तो जी, इसलिए कोई बात हमें नहीं। इंटरव्यू शॉर्ट में ही रखना पड़ता है। तो बस थैंक्स सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सेठ।